वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल नॉलेज बाय हिमांशु सर। अपनी वर्णमाला की सीरीज चल रही थी जिसमें आपके पार्ट हो गए थे कुछ। आज आपका लास्ट पार्ट है जिसमें आपका वर्णमाला को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन वर्णमाला। आज का लेक्चर देखें। जो मैंने आपको वर्णमाला बताई थी, वर्णमाला मैंने आपको बताया था कि उच्चारण के आधार पर जो वर्णमाला में होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं, बल्कि लेखन के आधार पर जो मैंने आपको वर्ण बताए थे वो आपके 56 बताए थे, क्योंकि इसमें 4 संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं उसमें जुड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि घोषत्व के आधार पर जो आपके वर्ण हैं उनके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं अपन कि घोषत्व के आधार पर वर्णों के जो भेद हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक आपका सघोष होता है, एक आपका अघोष होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से आपके वर्णों को के भेद हैं। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। कौन कौन से? सघोष और अघोष। ठीक है, तो यहाँ पर जो घोष का मतलब होता है, घोष का मतलब होता है क्या? ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि कौन सी? आपकी झंकृत ध्वनि। कौन सी? झंकृत ध्वनि। क्लियर है? तो जो घोष का मतलब होता है ध्वनि, और जिसका मैंने नाम बताया आपको क्या? झंकृत ध्वनि। झंकृत ध्वनि का मतलब है कि आपके स्वर यंत्रियों से निकलने वाली क्या? ध्वनि। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर आपके 2 हैं, एक आपका सघोष है, एक आपका अघोष है। सा का मतलब होता है सहित, सा का मतलब होता है यहाँ पर सहित, बल्कि आ का मतलब होता है रहित। क्या होता है? आ का मतलब होता है रहित। तो इसका मतलब सघोष वर्ण आपके वो वर्ण कहलाएंगे जिनको उच्चारण करते समय आपकी झंकृत ध्वनि निकलती है। जिनके साथ ध्वनि निकलती है झंकृत ध्वनि, वो आपके सघोष कहलाएंगे, और जिनके साथ आपकी झंकृत ध्वनि नहीं निकलती है वो आपके अघोष कहलाएंगे। जैसे सघोष आपके 3रा, 4था और 5वां वर्ग। मैंने आपको बताया था जब मैं व्यंजनों के टाइप पढ़ा रहा था उसमें आपके कितने थे? पहला जो व्यंजन था आपका स्पर्श व्यंजन था, जिसमें स्पष्ट रूप से आपके 25 व्यंजन थे। 25 मतलब 5 इस प्रकार से, 5 इस प्रकार से, उसको मैंने वर्गीय व्यंजन भी बोला था। अब जो वर्गीय व्यंजन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 5 वर्ग हैं आपके, इसको अपन पहला बोलेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको 5वां। प्रत्येक आपका वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, इस हिसाब से मैंने आपको जो बताया सघोष मतलब जो झंकृत ध्वनियां हैं उनके साथ निकलती हैं। कौन कौन से? ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तीसरा, चौथा और 5वां ये क्या कहलाएंगे? आपके सघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। अब सघोष की परिभाषा क्या थी? जो झंकृत ध्वनियां आपकी स्वर यंत्रियों से निकल रही हैं उनको उच्चारण करते समय वो ध्वनियां आपकी स्वर यंत्रियों से निकले। जैसे आपका बोले ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, यानी कि सारी ध्वनियां आपकी कहां से निकल रही हैं? यहां से निकल रही हैं आपकी स्वर यंत्री से। बल्कि आप का खा को बोले का खा, यहां से नहीं निकल रही है। कहां से निकल रही है? आपकी आगे से निकल रही है। इसका मतलब आपका जो सघोष है उसमें आपकी झंकृत ध्वनियां क्या होंगी? निकलेंगी। जैसे आपका ख, घ, ये बोलने आप द, ध, न, मतलब आपकी झंकृत ध्वनियां कहां से निकल रही है? आपके स्वर यंत्रियों से निकल रही है। इसलिए ये कौन से आपके वर्ण हैं? ये सघोष वर्ण आपके हैं। अगला देख लेते हैं। सघोष वर्ण में आपका जो द्विगुणी व्यंजन आते हैं, द्विगुणी मैंने आपको बताया था कौन कौन होता है। जो आपके डा और डा होते हैं, इनमें अपन ने ये बिंदी लगाई थी। ये बिंदी कौन थी? ताड़न जात बिंदी लगा के इनको क्या बता दिया था? मैं द्विगुणी व्यंजन का नाम दिया था जिसमें 2 गुण हों। अगर इनका उच्चारण भी करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? सघोष के अंतर्गत। कैसे आएंगे? बोले ढ, ढ। इसका मतलब आपका यहाँ से जो ध्वनि निकलती है वो आपके कौन से कहलाएंगे? सघोष। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो जितने होते हैं वो भी आपके सघोष में आएंगे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। इन चारों का जब उच्चारण करेंगे तो आपके स्वर यंत्रियों से एक प्रकार की झंकृत ध्वनि सुनाई देगी। इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन भी किसमें आएंगे? सघोष में आ जाएंगे। आगे चलते हैं। जो आपके 11 स्वर हैं, स्वर पूरे हैं, ये कितने स्वर हैं आपके? 11 स्वर हैं पूरे, क्योंकि पूरे 11 स्वर आपके किस में आएंगे? सघोष में आ जाएंगे। ठीक है, आप उनको उच्चारण करके देखिए, आपको एक झंकृत ध्वनि आपको सुनाई देगी या महसूस जरूर होगी। दूसरा आपका अघोष है। मैंने बताया आपको घोष का मतलब होता है ध्वनि। वो कौन सी ध्वनि होती है? झंकृत ध्वनि होती है। और झंकृत ध्वनि कहाँ से निकलती है? आपके स्वर यंत्रियों से निकलती है। अगर किसी भी वर्ण को बोलते समय वह झंकृत ध्वनि नहीं सुनाई दे आपको तो वो आपके अघोष कहलाएंगे। क्लियर है? जैसे कि आपका पहला और दूसरा देखें आप, का,
खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। इनमें आपकी झंकर ध्वनि आपकी स्वर यंत्रियों से नहीं निकल रही है, एक प्रकार का कंपन करते हुए। आप इस पर देख का, खा, घ, ये आपकी जो कंपन करती ध्वनि निकल रही है ये आपके सघोष हो जाएंगे, और पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएंगे। क्लियर है। और तीनों सा भी इसमें आते हैं, जो आपका अघोष होता है इसमें तीनों सा भी आते हैं, सा सा सा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई कंपन आपकी ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए पहला दूसरा आपका और सा 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 भी आपका क्या कहलाएगा, अघोष में आ जाएगा। कोई डाउट इसमें। अब अगला देख लेते हैं। प्राणत्व के आधार पर हम देखते हैं जो आपके वर्ण हैं, वर्णमाला में जो आपके वर्ण हैं प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार से बांटे गए हैं। एक आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा आपका महाप्राण होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, एक आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा आपका महाप्राण होता है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्राण की। क्या बात करता हूँ, प्राण की। जो प्राण शब्द है यहाँ पर, प्राण शब्द का मतलब है आपका क्या, वायु। प्राण शब्द का मतलब क्या है आपका, वायु। अब यहाँ पहला क्या है आपका, अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण। और दूसरा क्या है आपका, महाप्राण है। क्लियर, क्या है, महाप्राण। तो प्राण का मतलब हुआ वायु, अल्प प्राण क्या हो गया आपका, वायु आपकी बहुत अल्प मात्रा में, महा का मतलब वायु आपकी अत्यधिक मात्रा में। ठीक है, जिन वर्णों को के उच्चारण के लिए हम बोलते हैं और आपकी जो वायु होगी वो कम वायु निकलेगी आपके मुंह से, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अल्प प्राण कहलाएगा। और जिसमें बोलते समय आपके मुंह से वायु ज़्यादा निकलेगी वो आपका महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, अगर अल्प वायु निकलती है तो अल्प प्राण, और ज़्यादा वायु निकलती है तो वो महाप्राण कहलाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। जो आपके अल्प प्राण में आपके 11 के 11 स्वर आएंगे। अल्प प्राण मतलब बहुत ज़्यादा कम वायु निकलती, जैसे आ, ई, उ, ए, आए, उ, आओ। इसका मतलब क्या हुआ आपका, बहुत ही कम मात्रा में वायु आपकी इसमें निकल रही है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। क्लियर। और दूसरा और चौथा आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। अब देखते हैं कैसे अल्प प्राण कहलाएगा। आप बोलें का, गा, अंगा, का, गा, अंगा, बहुत कम वायु। अब इनको दूसरे चौथे को बोला खा, घा, इसका मतलब आपकी वायु क्या है, ज़्यादा निकल रही है। जब वायु ज़्यादा निकल रही है इसका मतलब ये महाप्राण कहलाएंगे। अल्प प्राण मतलब अगर वर्ण बोलने में आपके मुंह से जो वायु निकल रही है वो कम होगी तो अल्प प्राण, और ज़्यादा होगी तो महाप्राण। क्लियर है जी। तो पहला, तीसरा और पांचवा आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। दूसरा और चौथा आपका महाप्राण हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, और 11 की 11 स्वर मैं बता चुका हूँ। अब अंतस्थ व्यंजन इसमें किस में आते हैं, अल्प प्राण में आएंगे। बोले या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। ये आपके 4 के 4 हैं जिसमें आपकी वायु क्या है, बहुत कम मात्रा में आ रही है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो आपके द्विगुणी व्यंजन में एक द्विगुणी व्यंजन था, ये किस में आएगा, आपका अल्प प्राण में आएगा। और अंग, जो अंग है आपका, अंग आ वाला अंग, ये भी किस में आएगा, आपका अल्प प्राण में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं महाप्राण में। महाप्राण में बता चुका हूँ मैं कि जिसमें वायु आपकी ज़्यादा निकलती है। दूसरा और चौथा आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। उसके अलावा ये ऊष्मीय व्यंजन भी आप किस में आएंगे, महाप्राण में। जैसे सा, सा, जब भी आप इन सा का उच्चारण करते हैं तो अचानक से वायु आपकी ज़्यादा मुंह से निकल के आती है, इसलिए ये सा 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 क्या हो गया, आपके महाप्राण हो गए। अब हा, हा, हा का मतलब क्या, हवा बाहर ही आ रही है, इसका मतलब क्या है, आपका हा भी किस में आ जाएगा, आपका महाप्राण में आ जाएगा। अगला देखते हैं आहा। आहा बोल के देखें, आहा, इसमें भी आपकी वायु आपकी ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, जो इसमें जो उच्छिष्ट व्यंजन में आपका दूसरा व्यंजन था ढा। ढा में क्या है, आपका जल्दी से जीभ बाहर आ रही है और हवा भी बाहर आ रही है, इसका मतलब ये ढा भी क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण में आ जाएगा। तो आशा है आपको ये अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है जो भी क्वेश्चन, आप उसको उच्चारण करके देख लें, उससे देखें कि कौन सा आपका वो वर्ण पूछ रहा है, उस हिसाब से आप उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, वत्स्य व्यंजन भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। वत्स्य व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, एक सा होता है, एक ना होता है, एक रा होता है, एक आपका ला होता है, यानी कि सनरल क्या होता है, सनरल आप याद रख लें, इसका मतलब वत्स्य व्यंजन है। इनको याद करने का तरीका क्या है, जनरल याद कर लें। जनरल आपने देखा होगा
मिलिट्री में जनरल नाम की पोस्ट होती है, तो जनरल आपका क्या है, जनरल में जा को रिप्लेस कर देंगे हम सा से, तो आपको याद रहेगा जनरल यानी सनरल। सनरल का मतलब क्या है, सनरल चारों आपके वर्ष व्यंजन हैं, और इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से वर्ष व्यंजन कौन सा नहीं है, उसमें से 4 में से एक आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो उसको आपको पहचानना है। क्लियर है? तो सा ना राला ये आपके 4 वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला देख लेते हैं, काकल्य व्यंजन वर्ण क्या है। काकल्य वर्ण अगर आपके आ जाए क्वेश्चन में, तो जो आपका हा वर्ण होता है, हा को ही क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण बोलते हैं। हा को एक चीज़ और बोलते हैं, द्वितीय प्रकंपित व्यंजन, मैंने आपको बताया था बोला जाता है, उसके अलावा इसको काकल्य वर्ण भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, युग्मक या द्वित्व व्यंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युग्मक और द्वित्व व्यंजन, और ये दोनों एक साथ। गुच्छ व्यंजन भी है, क्या है, युग्मक और द्वित्व व्यंजन, या फिर गुच्छ व्यंजन आपका अलग होता है। ठीक है, अब देखें, एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए, क्या हो जाए, एक ही ध्वनि आपकी द्वित्व हो जाए, इसका मतलब क्या है, जैसे प्रसन्नता और दिक्कत। अब जैसे ये दिक्कत है, दिक्कत में क्या है, एक आपका आधा का है यानी कि, और दूसरा आपका का के साथ में आ स्वर आपका लगा हुआ है, तो ये क्या है, अब कभी इसको अपन क्या पढ़ते हैं, दिक्कत ही पढ़ते हैं, यानी एक ही ध्वनि निकालते हैं का के लिए, बल्कि हैं कितने वहाँ पर 2 हैं। कभी इसको दिक्कत पढ़ा है क्या, दिक्कत नहीं पढ़ते, उसको क्या पढ़ते हैं, दिक्कत पढ़ते हैं। जब इस प्रकार से कोई 2 वर्ण हो, उनका उच्चारण आपका क्या हो, एक ही हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, द्वित्व व्यंजन बोल देंगे, या फिर युग्मक व्यंजन बोल देंगे। सेम आपका क्या है, गुच्छ व्यंजन है। गुच्छ व्यंजन में यही कहता है कि जिसमें व्यंजन होता है आपका एक स्वर सहित होता है, एक आपका स्वर रहित होता है। जैसे मैंने बताया आपको मच्छर बताया, म चा र, ठीक है, इसका मतलब माँ, तो ठीक है, इसमें जो आपका चा है, एक आधा चा है, एक आपका छा है, छा प्लस आ है, यानी कि कहने का मतलब इसमें आपका एक स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर ऐड नहीं है, एक आपका स्वर सहित है, लेकिन जो दोनों हैं वो क्या है, अलग अलग वर्ण हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके गुच्छ व्यंजन कहलाएंगे। अगर दोनों सेम व्यंजन है, जैसे दिक्कत में का और का थे, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके दोनों के दोनों युग्मक या द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। बल्कि गुच्छ व्यंजन में क्या होगा, दोनों व्यंजन आपके अलग हो गए। क्लियर है? आगे देखते हैं, अनुस्वार किसको बोलते हैं। अनुस्वार क्या, देखो मच्छर, गुप्ता, कच्छप, इसका मतलब ये क्या है, आपके गुच्छ व्यंजन है, क्योंकि दोनों आपके क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर आपका प्रसन्नता में ना भी सेम है दोनों, और यहाँ पर का भी आपके क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आपके युग्मक या द्वित्व व्यंजन। अगला देखते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है आपका, जो हम किसी भी वर्ण में अपन क्या लगा देते हैं, ऊपर जो बिंदी लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, अनुस्वार बोल देते हैं। अनुस्वार मतलब क्या हुआ, जैसे आपका अंग, इसका क्या होता है, चिन्ह होता है, जैसे अंक आपका हो गया, संजय हो गया, ये सब क्या है, आपके अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी वर्ण के पीछे ऊपर आपका इस प्रकार से बिंदी लग जाती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका अनुस्वार कहलाता है, जैसे आपका अंक, संजय आदि। ठीक है, अब अनुनासिक क्या होता है, चांद बिंदी को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब भी किसी वर्ण के ऊपर हम चांद बिंदी लगा देते हैं, तो उस चांद बिंदी को क्या बोलते हैं, हम अनुनासिक बोलते हैं। क्लियर? अनुनासिक मतलब क्या है, ये जैसे आंवला, छांटना, कांपना, बांझ, क्या आपका बांझ, सांझ, आप कह सकते हैं। अनुनासिक आपके शब्द यूज होते हैं, जो तद्भव शब्द होते हैं आपके, क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। आप तो सीधे पहचाने कि जहाँ पर चांद बिंदी लगी, इसका मतलब वो अनुनासिक है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्नुनासिका। क्या होता है, निर्नुनासिका, मैंने आपको बताया ये आपका अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया, ये आपका अनुनासिक हो गया। इनके अलावा छोड़कर जितने भी आपके वर्ण आएंगे वो क्या कहलाएंगे, जिन मात्राओं के साथ वो वर्ण आएंगे क्या कहलाएंगे, आपके निर्नुनासिका। क्लियर? जैसे आपका अनार में आ, ईख में ई, आम में आ, ठीक है, तो ये क्या है, सारे आपके निर्नासिका हैं। ठीक है, ये 3 को छोड़कर सारे निर्नासिका हैं। चांद बिंदी आपकी अनुनासिक है और बिंदी आपकी अनुस्वार है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये। अगला देखते हैं, लास्ट जो बचा हुआ टॉपिक आज का है वो क्या है, आगत स्वर। क्या है आपका, आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है, आगत स्वर आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे लिखा होता है ऑफिस, क्या लिखा जाता है, ऑफिस। अगर हम ऑफिस को लिखेंगे तो ऊपर ये चांद तो बनाते हैं लेकिन बिंदी नहीं रखते। ये चांद तो बनाते हैं लेकिन आप क्या करते हैं, ये चांद बनाते हैं, बिंदी नहीं रखते, तो वो क्या कहलाता है, आपका आगत स्वर कहलाता है। जैसे ऑफिस के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर लिखते हैं कि नहीं, डॉक्टर कैसे लिखेंगे, डॉक्टर कभी ऐसे तो लिखते नहीं है कि ऐसे लिख देंगे डॉक्टर। डॉक्टर जब भी लिखेंगे तो उसमें आपका ये चांद लगाएंगे लेकिन बिंदी नहीं रखेंगे, तो ये जो चांद लगता है इसको क्या बोलते हैं अपन, आगत स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
आगत स्वर बोला जाता है। अधिकांश क्या होता है कि जो आपके अंग्रेजी वर्ड होते हैं, अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में जो बोला जाता है उसमें अपन अधिकांश इसको क्या करते हैं, बोला जाता है, बल्कि इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। बल्कि एक थे डॉक्टर धीरेन्द्र ने इनको बताया था कि जो आगत, ये आगत स्वर है इसको 53वां वर्ड माना है, लेकिन वास्तविकता होता नहीं है, ठीक है। तो आगत स्वर आपका जब भी कभी जो डॉक्टर और ये ऑफिस वगैरह लिखना पड़ता है तो उसमें अपन जो चांद लगाते हैं वो आपका आगत स्वर कहलाता है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, आगत व्यंजन। क्या है आपका आगत व्यंजन? मैं बता चुका हूँ आपको, जो नुक्ता होते हैं कितने होते हैं, कुल 6 होते हैं, ठीक है। तो ये नुक्ता शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके आगत व्यंजन। इनको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, आगत व्यंजन इनको नाम दिया गया है। अधिकांशतः ये जब उर्दू, अरबी, फारसी टाइप की भाषाओं को लिखा जाता है या बोला जाता है तो उनमें इनका प्रयोग होता है आपका आगत व्यंजनों का, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन नुक्ता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी। इसके अलावा आप वर्णमाला में शायद कुछ नहीं बचा होगा। आप ये जो मैंने लिखाया है इसका नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद इसको एक बार रीड करें और क्वेश्चन लगाएं, आपसे क्वेश्चन लग जाएंगे। अगली क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे इसके, और इसको वर्णमाला को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।